રહી છે તો બ્લુ સ્ટાર લિમિટેડના આપણે રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા. એક રેવન્યુમાં આપણે એક 37% રાઇઝ જોયો, એબિટામાં એક 28.5%નો આપણે રાઇઝ જોયો. એબિટા માર્જિનમાં ઓફકોર્સ થોડું પ્રેશર બનેલું હતું, પણ આપણે વધારે ચર્ચા કરીએ. બ્લુ સ્ટાર લિમિટેડના વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વીર એસ અડવાણી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. गुड आफ्टरनून सर, और पहले तो सीजन्स ग्रीटिंग और एक अपने सेकंड क्वार्टर के एक अच्छे नंबर्स भी पोस्ट किए हैं. एक पहले तो नंबर्स के बारे में बता दीजिए, और मार्जिन पे ऑफ कोर्स थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखा है. किस वजह से प्रेशर दिख रहा है? जी, गुड आफ्टरनून प्रीति जी. तो आप ठीक बोले कि हमारे Q2 के रेवेन्यू 37% ग्रो हुए 1240 करोड़ तक, और पीबीटी डबल हुए 47 करोड़ तक. अब अगर आप देखोगे तो हमारे सेगमेंट 1 जो B2B बिजनेसेस है, उसके रिकवरी थोड़ी अभी 92% तक हुई है जब भी हम प्री कोविड लेवल्स को कंपेयर करते हैं. मगर हमारे कंज्यूमर बिजनेस रूम एयर कंडीशनर्स और ऐसे उसके तो जब भी हम प्री कोविड लेवल्स को कंपेयर करते हैं तो आप देखोगे कि ऐसे 20% की ग्रोथ हुई है. तो कंज्यूमर बिजनेस का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा रिकवर हुआ है, और B2B बिजनेसेस अब तक प्री कोविड लेवल्स तक नहीं पहुँचे हैं. आप ठीक बोल रहे हैं कि EBITDA मार्जिन्स की थोड़ी ड्रॉप हुई है, ऐसे 0.5%. तो इसके वजह है प्राइमरली रॉ मटेरियल प्राइसेस और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. इसके वजह से हमारी ग्रोस मार्जिन्स 1 से 1.5% तक डिग्रो हुई है, तो कम हुई है. अगर हमने 2-3 चीज़ किए हैं ये मार्जिन्स को थोड़े प्रोटेक्ट करने के लिए. एक तो है R&D की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ताकि कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट्स हम कर पाएंगे, जिससे मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन हमने काफ़ी अचीव की है. उसके अलावा हमने प्राइस इंक्रीज भी इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में. सितंबर 1 से 3% का प्राइस इंक्रीज लगाया है. और तीसरा चीज़ है, आपने देखा है कि हमारे वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया से रिकवर हुए हैं, तो उसके वजह से वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से हमें थोड़ी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी आए हैं. तो इसके वजह से EBITDA मार्जिन्स के रिड्यूस हुए हैं, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं रिड्यूस हुए. आउटलुक जब भी हम देखते हैं तो आउटलुक तो पॉजिटिव है. डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है, और हमें लगता है कि ये प्राइस इंक्रीज के वजह से Q3 में हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो गए, इससे गिरेंगे नहीं. उसके अगर हम Q4 और नेक्स्ट ईयर के बारे में देखते हैं तो हमें फिर से देखना पड़ेगा. अगर ये रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना बढ़ रहे हैं तो फिर से प्राइस इंक्रीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स सर, लेकिन अभी जो ओपन अप थीम चल रहा है और अभी फुल्ली सब चीज़ें ओपन अप हो गई है, उसके बाद आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स आप प्राइस इंक्रीज़ अभी लेंगे तो वो कवर अप करेंगे आपके मार्जिन्स को, लेकिन एक स्टेडी मार्जिन ग्रोथ के लिए क्या अभी आगे जाके भी आप सेम लॉजिस्टिक्स प्रेशर, रॉ मटेरियल प्रेशर देख रहे हैं, और उसके लिए अभी कुछ ओपन अप थीम की वजह से कुछ आपको रिलीफ मिलने की आशा है? तो आप ठीक बोल रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट प्रेशर तो मुझे लगता है कि 3-4 क्वार्टर के लिए चलेगा. मुझे नहीं लगता है कि ये ईज ऑफ हो गए. तो ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने तो है. हमें देखना पड़ेगा कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड करता है. प्राइस इंक्रीज तो एक एक्शन है, मगर कंज्यूमर्स को पूरा ये कॉस्ट हम पास नहीं कर पाएंगे, तो हमें कॉस्ट एफिशिएंसी ही बढ़ना पड़ेगा. तो ये कॉस्ट टेकआउट प्रोजेक्ट्स जो हमारे R&D और इंजीनियरिंग टीम्स बहुत फोकस दे रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. अगर हम डिमांड देखते हैं तो मैंने समझाया कि कंज्यूमर डिमांड तो प्री कोविड लेवल्स के से बढ़ गए हैं. हमें लगता है कि Q3 और Q4 में ये डिमांड, कंज्यूमर डिमांड चलेगा. जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे B2B बिजनेस वो अब तक फुल रिकवरी नहीं हुआ है, मगर हमें अभी यकीन है कि प्राइवेट कैपेक्स इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो रही है. आप देखो फैक्ट्रीज में, नहीं तो हॉस्पिटल्स में, IT में भी थोड़ा अभी रिकवरी आया है कैपेक्स में. तो जब भी ये B2B कैपेक्स साइकिल रिकवर होता है तो हमारे B2B बिजनेस भी बढ़ेगी. तो हमें लगता है कि अभी लुकिंग फॉरवर्ड ये बिजनेस का भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है.